भूमिगत सोने का बस। खाजीपेट नाम के एक गांव में सुभाष नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसके पास एक बस थी। उस बस को तरह तरह के यात्राओं के लिए, शादियों के लिए लेके जाता था और उसी तरह अपने घर को चलाता था। एक दिन सुभाष की बेटी रूपा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। सुभाष सबका स्वागत करता है। आइए आइए, नमस्कार जी, बैठिए। पहले कुछ स्वीट खाएंगे क्या? भाई सुभाष, हमको आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई, लेकिन ये बोलो दहेज में क्या मिल रहा है? भाई साहब, मेरे पास जो कुछ भी है तो ये बस ही है। मैं अपनी बस दहेज में दे दूंगा। ऐसा बोलते ही रिश्ता पक्का करके लड़की वाले चले जाते हैं। लेकिन उसी दिन रात को कुछ चोर आकर सुभाष का बस चोरी करके ले जाते हैं। अगली दिन सुबह जब सुभाष को यह बात पता चलता है, सर पकड़कर बैठ जाता है और तभी चंपक सेठ वहां पर आता है और ऐसा बोलता है, क्या रे सुभाष, मैं तुम्हें यह बस देखकर ही उधार दिया रे। अब यह बस नहीं है तो मेरा कर्जा कैसे चुकाएगा? देख लो, मेरा पैसा वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारा घर हड़प लूंगा और तुम्हारे गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दूंगा। ऐसा मत करो चंपक सेठ, सारे गांव के सामने मेरा इज्जत मत निकालो। इज्जत होना है तो जाकर मर जाओ कहीं, लेकिन मेरा पैसा वापस कर दो बस। चंपक की बातें सुनकर दुखी होकर सुभाष एक नदी के किनारे चला जाता है। उस नदी में कूदकर अपने जान देने वाला ही था, इतने में नदी देवता प्रत्यक्ष हो जाती है और ऐसी बोलती है, अरे सुभाष, ये क्या है? खुदकुशी करना महापाप है बेटा। क्या करूं माता, मेरे पास इसके अलावा कुछ करने के लिए नहीं है। मेरा बस चोरी हो गया है और वो चंपक सेठ को पैसे नहीं दूंगा तो गांव में मेरा इज्जत नहीं रहेगा। चिंता मत करो बेटा, ये लो, मैं तुम्हें एक सोने का बस और कुछ सोने के सिक्के देती हूँ। तुम इससे तुम्हारी सारी संकट दूर कर सकते हो। ऐसा बोलकर देवता अदृश्य हो जाती है। सुभाष वह बस लेकर चला जाता है और उस बस को एक भूमिगत सुरंग बनाकर उसमें रख देता है ताकि कोई भी उस सोने के बस को ना देख सके। ठीक शादी वाला दिन भूमिगत सुरंग में से उस सोने के बस को निकालकर सभी लोगों को बिठाकर शादी के मंडप के लिए निकलता है। उस सोने की बस को देखकर चंपक सेठ और सारे गांव के लोग परेशान हो जाते हैं। तभी चंपक सेठ ने ऐसा बोला, क्या रे सुभाष, कुछ लॉटरी लग गई है क्या? जरा हमें भी बताओ। सुभाष हंसकर बस को चलाते निकल जाता है और धूमधाम से रूपा की शादी भी करता है। दहेज में सोने की बस को देखकर उसके ससुराल वाले भी पहले चौंक जाते हैं, लेकिन बाद में बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद देवता का दिया हुआ सोने के सिक्के बेचकर सुभाष भी खुशी खुशी से रहने लगा। ऑटो रिक्शा मरम्मत वाला। चांदपुर नाम के एक गांव में सूरज करके एक आदमी रहता था। सूरज एक ऑटो किराए पे लेके रोज चलाता था। ऐसे ही आए हुए पैसों में से किराए देकर बचे हुए पैसों से ही अपना घर चलाता था। लेकिन सूरज के पास कुछ खास पैसे नहीं बचते थे। इसीलिए एक दिन उसकी बीवी ने ऐसी बोली, देखिए जी, अब तक जो हो गया सो हो गया। आप ऐसा ही किराए के ऑटो चलाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। आपको एक नई ऑटो खरीदना है। अरे देवी, नया ऑटो चाहिए तो बहुत पैसे लगेंगे। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास मेरे मैके वाला दिया हुआ कुछ गहने हैं, उन्हें बेचकर एक ऑटो खरीदो। उन्हें बेचने पर भी सिर्फ एक सेकंड हैंड ऑटो का इंतजाम कर सकता हूँ। ठीक है, देखता हूँ। ऐसा बोला और गहने ले जाके उन्हें बेचकर एक ऑटो मैकेनिक विनोद के पास जाता है। अरे विनोद भाई, मुझे एक अच्छी सेकंड हैंड ऑटो चाहिए। मेरे पास 50,000 रुपए हैं। सूरज भाई, 50,000 में क्या सेकंड हैंड ऑटो? तुम भी पागल जैसा बातें करता है। अच्छा, ये बात है। अब मुझे कुछ नहीं पता, तुमको ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है सूरज भाई, मेरे साथ आओ। गांव के बाहर एक कारखाना है,
उसके बाहर बहुत सालों से एक ऑटो पड़ा हुआ है। हम उसको लेके जाते हैं और उसको मरम्मत करते हैं। मुझे मालूम है उसकी इंजन बिल्कुल ठीक है। ऐसा तुम्हारे बजट में ही एक नया ऑटो हो जाएगा। आपकी मर्जी है भाई। ऐसा सूरज और विनोद जाकर उस ऑटो को ले जाकर मरम्मत करने लगते हैं। कुछ ही दिन में विनोद ऑटो को पूरी तरह नया जैसा बना देता है। उसी दिन दो गुंडे आकर विनोद और सूरज को मारते हुए उसी कारखाने के अंदर लेके जाते हैं और उन दोनों को बहुत मारते हैं। कुछ ही देर में एक आदमी आता है। वह उस गांव का बहुत बड़ा शाहूकार है। मेरा नाम रतनलाल है और वह ऑटो कहाँ पर है? तभी सूरज ऐसा पूछता है। अरे सेठ जी, वह ऑटो तो यहीं पर पड़ा था। विनोद ही उसे ले जाकर मरम्मत किया। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या रे विनोद, साफ साफ बता दो कि उसके ऑटो का सीट कहाँ पर है? अरे सेठ जी, उसका सीट को तो आपका मैनेजर लेके गया है, क्योंकि वह तो कुछ काम का नहीं है ना। अच्छा ऐसा है, क्योंकि उस सीट में मेरा सारा सोना छिपा कर रखा है। ये बात सिर्फ मुझे और मेरे मैनेजर को पता है। आप सच बोलते हैं तो बच जाएंगे। सेठ जी मैनेजर को बुलवाकर बहुत मारता है। तभी मैनेजर अपना गलती कबूल कर लेता है। अरे सर जी, मुझे माफ कर दो। मैं ही आपका ऑटो बेचकर सीट को चुरा लिया है और आपको बोला है कि ऑटो को चोर ले गया है। माफ करो मुझे। सच जानने के बाद सेठ जी विनोद और सूरज को छोड़ देता है। तब से सूरज ईमानदारी के साथ अपना मरम्मत किया हुआ पुराना ऑटो को चलाकर खुशी से रहने लगा। एटीएम चोर। चंदू बचपन से ही बस स्टैंड पर भीख मांगता था। थोड़े थोड़े करके उसे अपने खाने के लिए पैसे तो मिल जाते थे, पर अब वह बड़ा हो गया था। वह एक दिन सोचने लगा कि अधिक पैसों को इकट्ठा करने के लिए क्या करे। मेरे पास इतना धन नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खाना और कपड़े पहनने का शौक है। मैं तो सदा लोगों से मांग मांग कर पैसे इकट्ठा ही करता रहता हूँ, पर कभी अपने शौक के लिए 1 रुपया भी नहीं खर्च कर सकता, क्योंकि अगर मैं सूट पहनकर घूमूंगा तो कोई मुझे भीख नहीं देगा। अब तो अपने शौक दबाने की आदत ही हो गई है। चलो गिनकर देखता हूँ आज कितने पैसे हो गए, फिर सोचूंगा क्या करना है। चंदू पैसे गिनना शुरू कर देता है। तभी उसकी नज़र सड़क के उस पार लगे एटीएम मशीन पर जाती है, जहाँ एक आदमी पैसे निकाल रहा था। वह उससे जाकर भीख मांगता है। दे दे बाबू, भूखे को रोटी के लिए 5-10 रुपए दे दे बाबू। अरे तुम्हें भीख मांगते शर्म नहीं आती? हट्टे कट्टे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? अरे बाबू, मुझे क्या समझा रहे हो? आपने भी तो अभी भीख मांगी है इस मशीन से। यह सुनकर वह आदमी हंसने लगता है और उसे समझाता है। अरे भैया, ये तो मेरे अपने जमा किए हुए पैसे हैं। और वह चंदू को एटीएम मशीन और कार्ड के बारे में बताता है। चंदू ने कई दिनों तक एटीएम के बाहर खड़े होकर देखा और सोचा कि इससे पैसे निकालने के लिए क्या करे। फिर उसे एक तरकीब सूझी। आ गया आइडिया आ गया। मैं समझ गया मुझे इससे पैसे कैसे निकालने हैं। फिर वह सभी भिखारियों को इकट्ठा कर कहता है कि उसने बैंक वालों से मिलकर उनके लिए यह एटीएम खोला है, ताकि वे अपने पैसे जमा करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। अरे यह तो बहुत अच्छा हुआ। लो भाई चंदू, मेरे पैसे भी जमा कर दो। हाँ, ये ठीक है। मैं अपने देश की सरकार से भी कहूँगा भिखारियों के लिए हर शहर में एटीएम खोले। कुछ दिनों तक सब अच्छा चला। भिखारी चंदू को पैसे देते, वो एटीएम में जमा करने का दिखावा करता और आवश्यकता पड़ने पर भिखारियों को चंदू पैसे वापस भी कर देता। एक दिन चंदू ने कहा, अरे बाप रे, एटीएम तो खराब हो गया। अरे भाई लोग, जरा मेरी सहायता करो इसे खोलने में। सभी भिखारी चंदू की मदद करने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता चंदू उनसे एटीएम में चोरी करवा रहा है। एटीएम मशीन खोलते ही बैंक और पुलिस स्टेशन में अलार्म बज उठता है और पुलिस वाले आकर सभी भिखारियों को पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो भीख मांगते मांगते चोरी करने लगे।
चलो सब जेल में, वहां जाकर भीख मांगना। और पुलिस सबको पकड़कर कैद कर देती है। चतुर भाई। राम और श्याम की शादी हो चुकी थी। दोनों भाई एक ही घर में रहते थे, लेकिन आए दिन उनकी पत्नियां आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा करती थी। हाँ, मेरा पति बड़ा है, घर का मुखिया वही है। देखो दीदी, बहुत हुआ, ये इस तरह से रोब मारना बंद करो। हम छोटे हैं तो क्या हुआ, बराबर की कमाई करता है मेरा पति। इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा, समझ गई? और अगर मुझे ज्यादा परेशान किया तो पुलिस बुला लूंगी। इस तरह की लड़ाइयाँ हर रोज होती रहती थीं। अब दोनों भाइयों में भी मनमुटाव रहने लगा। तो एक दिन राम सरपंच के पास जाता है और सरपंच से कहता है, सरपंच जी, मेरे घर का माहौल दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। हम दोनों की पत्नी आपस में खुशी खुशी रहने को तैयार ही नहीं। हम दोनों भाई साथ रहना तो चाहते हैं, मगर आप समझ रहे हैं ना। सरपंच अगले ही दिन उसके भाई श्याम से मिलता है और पूछता है, क्यों भाई श्याम, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? कल मेरी मुलाकात राम से हुई, वो काफी परेशान था, तुम क्या कहते हो? अरे वो राम की बातों में मत आइए आप। बहुत चालाक है मेरा बड़ा भाई। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बता रहा हूँ, वो बहुत कमीना है। उसके मन में लोभ है, ईर्ष्या है। सरपंच समझ जाता है कि दोनों भाई एक साथ रहना नहीं चाहते और छोटा भाई बहुत ज्यादा चतुर भी है। सरपंच उनके घर जाता है और उनके घर का बंटवारा कर देता है, लेकिन उनके घर में बस एक ही गाय थी। सरपंच को समझ नहीं आता कि वो एक गाय का बंटवारा कैसे करे। इतने में श्याम बोलता है, अरे सरपंच जी, इसमें क्या बड़ी बात है, एक ही घर की बात है ना। आगे का हिस्सा बड़े भैया का और पीछे का हिस्सा मेरा। बोलिए, ठीक है ना? चतुर भाई के ऐसा कहने पर राम हामी भर देता है। श्याम गैया का दूध निकालता है और दूध, घी और दही खाता है। यह देखकर राम हैरान रह जाता है। राम को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन राम समझ नहीं पाता कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि वो अपने भाई को सबक सिखा सके। राम की पत्नी बहुत समझदार थी। अगले दिन वो गाय को चारा ही नहीं डालती। शाम हो जाती है। उसकी देवरानी बहुत देर तक दूध निकालने की कोशिश करती है, लेकिन दूध ही नहीं देती है गाय। हाय राम, आज तो गैया दूध ही नहीं दे रही। अजी सुनते हो? क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही हो? आज तो गैया ने दूध ही नहीं दिया। लगता है बड़ी भाभी गैया को कुछ खिलाती नहीं। आगे का हिस्सा तो उनका है ना। तभी जेठानी बाहर आती है और देवरानी से कहती है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इतनी चतुराई तुमने उस दिन दिखाई कि पिछला हिस्सा हमें दे दो। तो याद रखो, जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी तब तक इसे मैं चारा देने वाली नहीं। तो फिर दूध कहाँ से देगी? अब श्याम और उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दोनों जेठानी और राम से माफी मांगते हैं और इस तरह प्यार मोहब्बत के साथ एक बार फिर राम और श्याम की पत्नियां गले लग जाती हैं। राम और श्याम भी गले लग जाते हैं और फिर से एक बार सभी परिवार वाले एक साथ रहने लगते हैं। सुनहरे बांस का हैंडपंप। रामू डूंगरपुर गांव में अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। रामू बहुत अच्छा कारीगर था। वो पास के जंगल से बांस काट कर लाता और अपनी पत्नी कमला के साथ मिलकर बांस की बड़ी ही खूबसूरत चीज़ें बनाया करता था, जैसे कि बांस के खिलौने, बांस का फर्नीचर, बांस की कुर्सियाँ, और उन्हें पास के शहर में जाकर दुकान में बेच दिया करता था। उसके बनाए बांस के खिलौने और फर्नीचर की सभी तारीफ किया करते थे। अरे आओ फिर रामू, आज क्या लाए हो? सेठ जी, आज मैं बांस की कुर्सियाँ और मेज लाया हूँ। अरे भाई, तुम्हारा वो बांस का बना हुआ सोफा बहुत चल रहा है आजकल मार्केट में। अगली बार तुम सोफा बना कर लाना, बहुत डिमांड है उसकी। ठीक है सेठ जी। वो सेठ जी कुछ पैसे, हाँ, तुम पैसों की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बैंक में डाल दूंगा। और ये लो, कुछ पैसे रख लो खर्चे पानी के लिए। अरे कमला, कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए शहर से क्या लाया हूँ, ये नई साड़ी, ये गहने। अजी, आज क्या हमारी लॉटरी लगी है? अरे नहीं कमला, लॉटरी नहीं, आज सेठ जी ने इनाम दिया है हमें। मैं कहती हूँ कुछ पैसे बुरे वक्त के लिए भी बचा कर रखो जी। हाँ ठीक है कमला, मैं बचा रहा हूँ।
लेकिन अभी तो तुम ये मिठाई खाओ और नई साड़ी पहनो। रामू और कमला बहुत खुश थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक फैली महामारी के कारण दुकानें बंद होने लगी, बाजार बंद होने लगे और लोगों ने खरीदारी करना कम कर दिया। इसकी वजह से रामू और उसकी बीवी का काम भी कम हो गया। वे दोनों भी अपने गांव में ही बंद कर रह गए और धीरे धीरे उनकी जमा पूंजी खत्म होने लगी। एक दिन जब दोनों पति पत्नी अपने आंगन में बैठे हुए थे, तभी उन्हें बाहर लोगों के लड़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। रामू ने जब बाहर जाकर देखा तो पानी के हैंडपंप के पास कुछ लोग झगड़ रहे थे। वे लोग गांव के सरपंच से शिकायत कर रहे थे। सरपंच जी देखिए, फिर से पानी गंदा आने लगा, ऐसा कब तक चलेगा? हाँ सरपंच जी, कुछ कीजिए। शांत हो जाओ भाइयों, मैं इस समस्या का कोई उपाय ढूंढता हूँ। रामू ने जब बाहर जाकर बात जाननी चाही तो उसे पता चला कि गांव के जितने भी हैंडपंप हैं उनकी सारी पाइपें गल चुकी हैं और सभी में गंदा पानी आ रहा है। और सरपंच ने बताया कि वे पानी की पाइपें बदल बदल कर परेशान हो चुके हैं। कुछ ही समय में लोहे की पाइपें जंग लगकर गल जाती हैं। सरपंच की बात सुनकर रामू को एक आइडिया आया और रामू ने गांव वालों के आगे बांस का हैंडपंप बनाने का प्रस्ताव रखा और उसमें पाइपें भी बांस की लगाने के लिए कहा। गांव वालों को रामू का आइडिया पसंद आया और रामू ने एक पानी का हैंडपंप पूरा बांस का तैयार किया और उसमें पाइपें भी बांस की लगाई। और जब लोगों ने उस हैंडपंप से पानी खींचकर पिया तो पानी बहुत ही मीठा आने लगा, क्योंकि वो बांस था, उसमें जंग भी नहीं लगा। और इस तरह रामू का बांस का हैंडपंप बनाने का आइडिया फेमस हो गया। अब उनके गांव में ही नहीं, आसपास के गांव वाले भी बांस का हैंडपंप बनाने लगे और रामू ने मौके में अवसर की तलाश की और उसका काम चल निकला। और इस तरह ये बांस का हैंडपंप रामू के लिए जादुई सुनहरा हैंडपंप साबित हुआ और वे दोनों पति पत्नी फिर से खुशहाली से रहने लगे। डंप ट्रक वाला। कन्हैया एक ड्राइवर था। वह एक कंपनी में डंप ट्रक चलाता था। उसका काम खदान से पत्थर लाकर कंपनी में पहुंचाने का था। वह बहुत ही घमंडी और गुस्से वाला था और छोटी छोटी बात पर लोगों से झगड़ा करने लगता था। एक दिन जब मशीन ऑपरेटर उसके ट्रक में पत्थर भर रहा था, अरे बस करो, हटाओ मशीन, मुझे अभी जाना है। अभी तो पूरी गाड़ी भी नहीं भरी, बस एक दो बार और पत्थर डालने दो। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा कि गाड़ी में कितना पत्थर भरना है। ऐसा कहकर वह उससे झगड़ा करने लगता है। बाकी ड्राइवर दोनों की लड़ाई छुड़ा देते हैं और कन्हैया वहां से अपना डंप ट्रक लेकर चला जाता है। खदान और फैक्ट्री के रास्ते में गांव का एक छोटा सा बाजार आता है। कन्हैया बाजार के बीचों बीच डंप ट्रक खड़ा कर कुछ सामान खरीदने के लिए उतर जाता है, जिसकी वजह से सड़क पर जाम लग जाता है। तभी एक पुलिस वाला वहां आता है। अरे इस ट्रक का ड्राइवर कहाँ है? थोड़ी देर बाद कन्हैया वहां आता है तो पुलिस वाला उसे डांटते हुए कहता है, हटाओ अपना ट्रक यहाँ से। अरे साहब, तो कहाँ खड़ा करूं, मुझे सामान भी तो लेना है। अरे यह कोई कार है क्या जो तुम इसे लेकर बाजार में सामान लेने आए हो? हटाओ इसे यहाँ से, अगर दोबारा यहाँ देखा तो तुम्हें थाने में बंद कर दूंगा। अरे हाँ हाँ ठीक है साहब, मेरे लिए तो यह कार ही है। ऐसा कहकर कन्हैया अपना डंप ट्रक लेकर वहां से चला जाता है। पुलिस वाले कन्हैया की शिकायत उसकी कंपनी में करते हैं। कंपनी का ऑफिसर कन्हैया को बुलाकर उससे कहता है, कन्हैया, हमें तुम्हारी काफी शिकायतें सुनने को मिलती हैं। अगर तुम्हारी एक और शिकायत मिली तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हाँ हाँ, अभी निकाल दो नौकरी से, तो तुम्हारा इतना बड़ा डंप ट्रक कौन चलाएगा? ऐसा कहकर वह गुस्से में अपना ट्रक लेकर चला जाता है और आदत अनुसार फिर मार्केट के बीचों बीच खड़ा कर देता है। दोनों तरफ जाम लग जाता है। तभी एक एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देती है। कन्हैया ट्रक से उतरकर सब्जी खरीदने लगता है। एक आदमी कन्हैया से कहता है, अरे ड्राइवर साहब, अपना ट्रक हटा लो, देख नहीं रहे एम्बुलेंस आ रही है। अरे जाओ यहाँ से, सब्जी लेते ही ट्रक हटा दूंगा। कन्हैया जैसे ही सब्जी लेकर ट्रक के पास जाता है, तभी उसकी नजर एम्बुलेंस में लेटे अपने बेटे पर पड़ती है। अरे अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? एम्बुलेंस में बैठे स्कूल के मास्टर जी बोलते हैं, क्या ये तुम्हारा बेटा है? खेलते खेलते बेहोश हो गया है, इसे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना है
और पता नहीं किस बेवकूफ ने यह ट्रक यहाँ खड़ा कर दिया है। कन्हैया तुरंत ही वहां से अपना ट्रक हटा देता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसके गुस्से के कारण कभी भी किसी का नुकसान हो सकता है और वह कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करने की और ना ही अपना डंप ट्रक रास्ते में खड़ा करने की कसम खाता है। सीख, गुस्से में हम दूसरों का ही नहीं अपना भी नुकसान कर सकते हैं। बिरयानी की खुशबू। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया राजेंद्र था। राजेंद्र का एक बेटा और बहू थे। बेटा तो बहुत नालायक था पर बहू बहुत ही समझदार थी। राजेंद्र एक चाय और समोसे का ठेला लगाता था और अपना घर चलाता था। उसका बेटा लल्लन तो बस इधर उधर घूमता ही रहता था। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब सारा दिन अपने ठेले पर काम नहीं कर सकता। तुम अब शादीशुदा हो, तुम्हें मेरे व्यापार में अपना साथ देना चाहिए। नहीं पिताजी, मुझसे यह नहीं होगा। मैं तो सारा दिन एक जगह खड़ा नहीं रह सकता। मैं कल से आपके साथ ठेले पर जाऊंगी, आपकी मदद भी करूंगी। पर बेटा। मना मत कीजिए पिताजी, मुझे अपने साथ ले जाना मत भूलिए। मैं भी आपके बेटे की तरह हूँ। ठीक है बेटा, तुम कल मेरे साथ चलना। अगले दिन लल्लन की पत्नी ने सुबह सुबह उठकर थोड़ी बिरयानी बना ली और अपने ससुर के साथ चल दी। ये मेरी बहू है, आज से ये मेरी मदद करेगी, आपको गरम गरम समोसे खिलाएगी। ये बहुत गुणी है। राजेंद्र, आज मुझे बहुत भूख लगी है, क्या और कुछ भी है खाने को? वैसे कहीं से बिरयानी की खुशबू आ रही है। मैं थोड़ी बिरयानी लाई हूँ, क्या आप वो खाना पसंद करेंगे? हाँ हाँ, खिलाओ। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट बनी है। रोज लाया करो, इसे खाने के लिए तो लाइन लग जाएगी। बेटी, ये काम अच्छा है, क्या कहती हो? हाँ पिताजी, इससे हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी। कल से मैं ज्यादा बिरयानी बना कर लाऊंगी। कुछ ही दिनों में उनका बिरयानी का कारोबार इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दुकान ले ली और उसे होटल बना लिया। पिताजी, आप दोनों ने इतनी मेहनत करके होटल बना लिया है। अब मैं भी इधर उधर घूमकर थक गया हूँ। आप कहें तो मैं आपके साथ मिलकर बिरयानी और चाय समोसे बेचूं? हाँ बेटा, बहू ने तो इस काम को इतना बढ़ा दिया कि अब हमें और लोग चाहिए जो हमारी मदद करें। अगर तुम भी हमारा साथ दोगे तो बहुत बढ़िया होगा। सीख, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर मेहनत किया जाए तो छोटा काम भी बड़ा हो सकता है। सुंदरनगर में अमित नाम का एक लड़का रहता था, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। एक दिन वह मायूस होकर गांव के चबूतरे पर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी एक बुजुर्ग स्कूल टीचर वहां से गुजरे। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। अरे कौन? अमित, कैसे हो बेटा? क्या कर रहे हो आजकल? बस गुरुजी, इसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ सबको। बहुत दुखी लग रहे हो बेटा। हाँ गुरुजी, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कोई काम नहीं मिला। बेटा, तुम तो होशियार हो, मेहनती हो, कुछ भी काम कर लो। कल से तुम मेरे बेटे की मोटर वर्कशॉप में आ जाओ। अमित अगले ही दिन से गुरुजी के बेटे विक्रम की मोटर वर्कशॉप में काम करने लगता है। वह काम में इतना निपुण होता है कि किसी भी गाड़ी को देखते ही देखते ठीक कर देता है। एक दिन खाली बैठे बैठे उसके मन में कुछ नया करने का विचार आया, तो उसने विक्रम से कहा, विक्रम भाई, क्या मैं वर्कशॉप में पड़ा पुराना सामान इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। अमित अगले ही दिन से काम के साथ साथ खाली समय में अपना आविष्कार करने में लग जाता है। वह एक वैन की फ्रेम पर एक बड़ा इंजन रखकर उसमें गियर बॉक्स फिट कर देता है और उसमें बड़े और पतले टायर लगाता है। कुछ ही दिनों में वह एक ऐसी गाड़ी तैयार करता है जो दिखने में तो वैन जैसी लगती थी, लेकिन उसकी ऊंचाई काफी थी। वह गाड़ी इतनी ताकतवर थी कि किसी भी तरह के उबड़ खाबड़ रास्ते पर बड़े आराम से चलती थी। अमित और विक्रम जब अपनी गाड़ी लेकर सड़क पर निकले तो सभी लोग उसे देखकर हैरान हो गए।
तभी गांव के चौराहे पर पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी को रोककर कहा, ऐसा नमूना लेकर निकलोगे तो तुम किसी को मार डालोगे, दोबारा इसे सड़क पर लेकर मत आना। कुछ दिनों बाद गांव में बहुत तेज बारिश होती है और पूरे गांव में पानी भर जाता है। कोई भी गाड़ी इस भरे पानी में नहीं चल पाती, इस कारण गांव वालों तक मदद नहीं पहुंच पाती है। तभी अमित अपनी गाड़ी को चलाना शुरू करता है। उसकी गाड़ी ऊंचे होने के कारण पानी में नहीं डूबती और ताकतवर होने के कारण पानी में बड़े आराम से चल पड़ती है। वह अपनी गाड़ी में खाने पीने का सामान और दवाइयां रखकर बाढ़ के पानी से घिरे लोगों के घर घर तक पहुंचाता है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और बाढ़ का पानी खत्म होने पर गांव के सभी लोग अमित और विक्रम को सम्मानित करते हैं। तब गुरुजी कहते हैं, हमें हर किसी के काम का सम्मान करना चाहिए, पता नहीं कब किसी की बनाई चीज हमारे काम आ जाए। 3 सर वाली जादुई मुर्गी। गोपी और उसकी पत्नी मुर्गियां पाला करते थे। उन्हें पालते उनके अंडों को गांव-गांव, शहर-शहर जाकर बेच दिया करते थे। गोपी का एक बेटा था, चंदा। चंदा बहुत प्यारा था और उसे हर समय मुर्गियों के साथ खेलने में बहुत मजा आता था। धीरे धीरे अंडों के कारोबार के साथ साथ उसके पिता ने मुर्गियों को बेचना भी शुरू कर दिया। इस बात से अब चंदा बहुत खामोश और निराश रहने लगा। एक दिन उसने सोचा, ये सब मेरे दोस्त हैं, इस तरह से तो सभी मुर्गियां एक एक करके मुझसे दूर हो जाएंगी। मैं कैसे रहूंगा? मुझे माँ से बात करनी चाहिए। चंदा अपनी माँ के पास जाता है और अपने दिल की बात कहता है। उसकी माँ उसे समझाती है, अरे मेरे लल्ला, कैसी बातें करता है? अरे हमारा तो व्यापार ही ये है, अंडे बेचना, मुर्गियां बेचना। अब अगर यही बंद कर देंगे तो घर कैसे चलेगा? और तुझे तो बड़ा अफसर बनना है। जब तू बड़ा होके बहुत ही बड़ा अफसर बन जाएगा ना, तब देखना ये सारे काम हम बंद कर देंगे। हाँ, चल जा, अपना दूध पी और सो जा। अपनी माँ की बात से चंदा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। वो रात में उठता है और एक मुर्गी का ढांचा बनाता है। 2 सर बनाकर एक अपनी पसंदीदा मुर्गी के सर के अगल बगल लगा देता है और अगले दिन शोर मचाकर कहता है, अरे माँ देखो देखो, ये तो 3 सर वाली मुर्गी है, लगता है जादुई है। अब हम इसे नहीं बेचेंगे, अब मैं इसके साथ खेलूंगा। गत्ते के बने हुए टूटे फूटे सरों को देखकर चंदा के माता पिता समझ जाते हैं कि चंदा उनके साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहा है। लेकिन उसका दिल रखने के लिए उसकी माँ अपने पति को इशारा करके कहती है, सुनो जी, मैं समझ गई हूँ, ये इतना बड़ा नाटक इसीलिए कर रहा है कि कम से कम एक मुर्गी दोस्त इसकी बच जाए। अपने बच्चे के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। आप भी यही दिखावा करो कि ये सच की मुर्गी है जो उसके 3 सर हैं और आप इसे नहीं बेचोगे। वादा करोगे ना? हाँ हाँ ठीक है, अपने बच्चे के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। दोनों पति पत्नी इस तरह का दिखावा करते हैं कि जैसे वो जानते हैं कि मुर्गी सच में 3 सर की है और जादुई है, लेकिन फिर भी वो उससे डरते हैं और उसे अपने घर से बाहर जाने ही नहीं देते। और इस तरह अब चंदा अपनी प्यारी मुर्गी दोस्त के साथ हमेशा के लिए खुश रहता है। देखा मुर्गी, मैंने तेरी जान बचाई। थोड़ा झूठ बोलना पड़ा, पर क्या करूं, दोस्ती के लिए ये बहुत जरूरी है ना। लालची रसगुल्ला वाला। राजेश गली गली जाकर अपनी साइकिल पर रसगुल्ले बेचता था। उसके रसगुल्ले बहुत स्वादिष्ट थे। लोग उसके आने का इंतजार किया करते थे। अरे भाई राजेश, आज तो बड़ी देर कर दी आने में। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब जल्दी से 2 प्लेट रसगुल्ले खिला दो। हाँ भाई, अभी लो। इस तरह राजेश दूर दूर तक साइकिल पर रसगुल्ले बेचने जाता था और लोग उसके रसगुल्ले खुशी खुशी खाते। उसकी कमाई तो अच्छी थी, पर अपनी कमाई से वह संतुष्ट नहीं था। वह और पैसा कमाना चाहता था। अरे इस तरह गली गली घूम के पैसा कमाने में कोई मज़ा नहीं है। मज़ा तो तब है जब मेरी अपनी दुकान हो
और मैं वहाँ पर रसगुल्ले बेचूं। एक उपाय है मेरी नजर में। क्या उपाय है तुम्हारे पास? आपके रसगुल्ले सब बहुत खुश होकर खाते हैं। कब से आपने दाम भी नहीं बढ़ाए, थोड़ा दाम दुगना कर दीजिए और फिर देखिए फायदा भी दुगना ही होगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो, मैं ऐसा ही करूँगा। अब से 5 रुपए का नहीं 10 रुपए का एक रसगुल्ला बेचूंगा। राजेश ने वैसा ही किया, लेकिन जब सब लोग रसगुल्ले के दाम पूछते तो वो सकते में आ जाते कि अरे एकदम से दाम दुगने कैसे हो गए। अरे राजेश, तुमने अचानक रसगुल्ले के दाम बढ़ा दिए। और बढ़ाए तो ठीक, लेकिन 1-2 रुपए बढ़ा देते। तुमने तो ठीक दुगने ही कर दिए भाई, ये ठीक नहीं है। अगर तुम्हें महंगे लग रहे हैं तो मत खरीदो, मेरे पास तो बहुत ग्राहक हैं भाई। और कुछ ही दिनों में उसके रसगुल्लों की बिक्री लगभग आधी रह गई। अरे यह क्या हो गया? मैंने तो सोचा था मेरा लाभ दुगना होगा, लेकिन यहाँ तो बिक्री भी आधी हो गई। ये तो बड़ा नुकसान हो गया जी। लोगों ने रसगुल्ले खरीदने ही बंद कर दिए। मुझे ऐसा नहीं पता था। वो तो ठीक है, पर अब क्या करें? करना क्या है, आप अपने रसगुल्लों के दाम फिर से कम कर दीजिए। हो सकता है सभी ग्राहक फिर से वापस आ जाएं। ज्यादा कमाई के लालच में जो आ रहा था उसे गंवाना कोई समझदारी भी तो नहीं। हाँ, तुम ठीक कहती हो। अब से मैं कभी दाम नहीं बढ़ाऊंगा। इसी दाम पर हमेशा रसगुल्ले प्यार से बेचूंगा। और दाम घटाते ही उसकी बिक्री फिर से बढ़ गई और उसके खोए हुए ग्राहक फिर से वापस आ गए। इसीलिए तो कहते हैं कि किस्मत में जितना लिखा है हमें उतना ही मिलेगा।